Hello everyone, welcome to the Commerce Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29% in Commerce. तो जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट राजस्थान सेट कॉमर्स की एग्जाम देने वाला है या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं यूनिट वाइज यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक एमसीक्यू सीरीज कराने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको एग्जाम से पहले मैराथन बैक टू बैक देखने को मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। उस टाइम लिमिट के अंदर आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल और डेमोग्राफिक। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपनी स्पीड को जो है वो आप लोग मेंटेन करिए ताकि एग्जाम में आपका पेपर छूटे ना। अब मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए यूनिट 1 से यूनिट 10 तक एमसीक्यू की सीरीज लेकर आने वाली हूँ, यानी मॉक टेस्ट लेकर आने वाली हूँ जो आपको करने हैं टाइम लिमिट के साथ। साथ ही साथ बैक टू बैक मैराथन भी आप लोगों को एग्जाम से पहले आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट राजस्थान सेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो वो चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेशन वाइज फुल आपको यहाँ पे सिलेबस जो है मैं आपको कवर करा दूंगी मॉक टेस्ट के जरिए। चलिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन असंतुलन का एक प्रकार नहीं है। और 1 मिनट मिलेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफिक। तो जिन्होंने भी डेमोग्राफिक पे टिक लगाया है आप अपने +2 कर लीजिए। देखो यहाँ पर बोला गया है कि बीओपी में असंतुलन, डिस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिसबैलेंस हो जाना। सपोज करिए बीओपी आपको पता है, आपकी कंट्री और दूसरी जो भी कंट्रीज है उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होता है, उसका रिकॉर्ड करता है बीओपी। तो बीओपी में कभी कभी क्या होता है, रिसीट ज्यादा हो जाती है, पेमेंट कम हो जाता है, यानी वहां से पैसा आया है पर गया कम है। तो इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो ये रीजन किस वजह से होता है? सबसे पहले होता है साइक्लिकल। देखो अगर मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, है ना, मंदी आ जाती है मार्केट में, तो इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। फिर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तो डिसबैलेंस हो गया। हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बराबर रखना है, यानी रिसीट और पेमेंट को हमको बराबर रखना है। लेकिन अगर मंदी आ गई या अचानक से बूम आ जाए, बूम का मतलब बहुत तेजी आ जाए, तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, यानी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सेक्युलर सेक्युलर की बात करें तो ये बहुत लंबे टाइम तक की बात करी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जिनके पास ज्यादा मशीन्स वगैरह नहीं होती, तो वो क्या करती है, लगातार लगातार जो है वो अच्छे कंट्री से, मतलब सपोज करिए रुकते ही नहीं है, मंगाई जा रहे कैपिटल आइटम्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स मंगाई जा रहे हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ही करते जा रहे हैं ताकि उनकी कंट्री बेहतर हो जाए। तो अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के चक्कर में ये लोग इतना इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस इक्विलिब्रियम। तीसरा स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। अगर स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम तो है ही है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक जनता की आबादी, तो जनता की आबादी से बीओपी का कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे आपका ए बी सी तो रहे टाइप, बट नॉट पूछा था, तो डेमोग्राफिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अरेंज करना है। आपको अरेंज करना है फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यूनिट 1 करा रही हूँ, ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट और आपकी इंटरनेशनल बिजनेस, ऐसे हम लोग यूनिट वाइज चलते रहेंगे। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आप इसको लगाइए।
चलिए आपका टाइम यहाँ पे हो गया। आप इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको है 1919। आप लोग चेक करो, अगर आप पहले तो डेट याद होनी चाहिए आपको, 1919। ठीक है। आईएमएफ आपका 1944 है। इस हिसाब से आप लोग जो है वो आगे पीछे इसको लगा सकते हैं। यूएन आपका 1945 है। तो आई थिंक जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी हिसाब से अरेंज है ये। और ये आपका 1995 है। डेट जरूर याद करके जाइएगा। तो सबसे पहले जो आएगा वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा, फिर आपका आईएमएफ आएगा, फिर यूएन आएगा, फिर आपका डब्ल्यूटीओ। तो यानी ABCD जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, राइट आंसर। ABCDE, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which one is not related with legal environment of a business in India? MRTP, फेरा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या फिर आरबीआई? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिजनेस एनवायरमेंट के कुछ डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, नेचुरल भी आ जाता है आप अभी के टाइम पे। तो उसमें से पूछा है कौन सा लीगल से रिलेटेड नहीं है, कानूनी माहौल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। देखो आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है ना, बैंक से लीगल का क्या कनेक्शन है। एमआरटीपी तो एक्ट है भाई, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट था। फेरा फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है। पर आरबीआई जो है वो कोई लीगल चीज नहीं है, ये एक सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज सिचुएटेड इन। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड देने वाली हूँ क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जेनेवा, पेरिस, मनीला, वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर बताना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपको। इसके लिए सिर्फ 30 सेकंड आपको मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है आईएमएफ का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके लिए पूरे 1 मिनट में आपको दे देती हूँ क्योंकि इसमें अगर आप सोच सकते हो तो सोच के आइडिया लगा के टिक लगा सकते हो।
चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल सेक्टर। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि बीओपी का मतलब ही यही होता है कि दो कंट्रीज के बीच में जो भी लेना देना हुआ है उसका रिकॉर्ड करना। तो दो कंट्री कौन सी होती है? पहली कंट्री होती है रेजिडेंट कंट्री, जिसमें हम रह रहे हैं, इंडिया। और दूसरी कंट्री कौन सी होती है? इंटरनेशनल कंट्री, यानी विदेशी क्षेत्र, विदेशी कंट्री। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बाहरी क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी विदेशी से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी 30 सेकेंड्स देंगे क्योंकि ये काफी छोटा क्वेश्चन है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आईएमएफ, आईडीए, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, एडीबी, आईएमएफ, आईबीआरडी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अपने स्कोर जरूर मेंशन करिएगा आप लोग, ठीक है। ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, यूनिट 1 के। हर यूनिट के दो दो पार्ट में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट कराऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है एग्जाम से पहले अच्छी हो जाए। ब्रेटन वुड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 1944 में दो चीजों के यहाँ पे जो है स्टैब्लिशमेंट हुआ था। दो चीज कौन थी? एक आईएमएफ, एक आईबीआरडी। याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड? एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्पेसिफिक टैरिफ, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी रेगुलेशन, या फिर एड वेलोरम टैरिफ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। देखो, इसमें बोला था ऐसा कौन सा है जो नॉन टैरिफ है। नॉन टैरिफ, टैरिफ कौन से होते हैं? टैरिफ होते हैं एक्सपोर्ट, स्पेसिफिक, एडवेलर। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है? सपोज करिए आप यहाँ से इंडिया से चाइना कोई सामान भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी। स्पेसिफिक टैरिफ वो टैरिफ होता है बेटा जो किसी के सामान के आकार या फिर उसके वजन के हिसाब से टैक्स लगता है, कि भाई 10,000 किलो लेके जा रहे हो तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, कि किलो के हिसाब से, यानी वजन या फिर आकार के हिसाब से। एड वैलोरम टैरिफ जो होता है वो परसेंटेज में लगता है, कोई भी चीज है उसका 10%, 20%, 30%। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ नॉन टैरिफ बैरियर, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ। अब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो होते हैं बेटा वो आपके सेफ्टी के लिए होते हैं, फूड सेफ्टी, एनिमल सेफ्टी, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। सपोज करिए कोई भी पैकेजिंग, वहां से कोई फूड फूड आ रहा है, कोई भी सामान आ रहा है, तो उसमें ये चीज देखेंगे वो जो खाना आ रहा है अंदर, या कोई भी सामान चाइना से अगर हमारे इंडिया में आ रहा है तो उसमें किसी तरीके का बैक्टीरिया तो नहीं, कोई हानिकारक कीटाणु तो नहीं। अगर सपोज करिए वो पैकेजिंग किसी लकड़ी के बॉक्स में आ रही है तो उस लकड़ी में फंजाई या फिर उस लकड़ी में कोई फफूंदी, ये सब चीजें तो नहीं लगी हुई। ये सब चीजें चेक करने का काम होता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेबिश सिंगर थीसिस इज रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग नेशन, फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट, एफडीआई इन्फ्लोज इन सर्विस सेक्टर, या फिर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग नेशन। देखो, प्रेबिस सिंगर थीसिस ये बोलता था, सपोज करिए दो कंट्री है, एक है इंडिया, एक है अमेरिका। इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग का मतलब अभी प्रोग्रेस चल रहा है, अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं है। बट अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड का मतलब उसके पास सब कुछ है, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो पहले क्या होता था, सपोज करिए कि इंडिया में गेहूं उगाए जाते हैं और अमेरिका में मशीन्स होती है, कैपिटल। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ हुआ करता था कि जब उन्होंने डील करी हुई थी इंडिया और अमेरिका में, कि आप जो है, एग्जाम्पल से समझना, आप जो है एक एक बोरी गेहूं अगर देते हो हमें, तो हम उसके बदले आपको एक मशीन देंगे। ये सेटिंग चल रही थी यहाँ पे, बफर सिस्टम, कि आप हमें एक बोरी चावल देंगे या गेहूं देंगे तो उसके बदले हम आपको एक मशीन दे देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, तो मशीन जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन जो हमारा गेहूं है वो वही की वही है। तो अब अमेरिका बोलेगा कि देखो अब जो है, अब आपको हमें 5 बोरी देनी पड़ेगी गेहूं की, तभी हम आपको एक मशीन देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रेबिस सिंगर थेसिस। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीवैल्यूएशन ऑफ कंट्री। Devaluation of a currency is generally expected to encourage import and discourage export, encourage export and discourage import, have no impact on trade, या फिर decreases domestic prices। चलिए, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देना, क्यों करते हैं? अपना पैसा खुद ही गिरा दो, जानबूझ के। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। देखो, सिंपल सी बात है, सपोज करिए इंडिया है, इंडिया ने अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर दी। डिवैल्यूएट का मतलब जानबूझ के अपनी करेंसी गिरा देना, ठीक है, मुद्रा गिरा देना। तो ये इसलिए करा जाता है ताकि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, यानी अगर हमने अपनी करेंसी गिरा दी तो उससे क्या होगा, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा। हमारा सामान सस्ता हो जाएगा तो दूसरी की जो कंट्री है वो हमारे यहाँ से सामान, बहुत सारा चीजें खरीदेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। लेकिन उनका सामान महंगा हो जाएगा तो इम्पोर्ट खत्म हो जाएगा। यानी जितना हो सके बेचो सामान को, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये करा जाता है। तो जितना एक्सपोर्ट करोगे, आपका जितना सामान बेच सकते हो उतना बेच लो, इसीलिए डिवैल्यूएशन करी जाती है। तो आपका जो बेचने वाला सामान है, एक्सपोर्ट है, तो वो तो बढ़ जाता है, और लेकिन इम्पोर्ट खत्म हो जाता है। इम्पोर्ट इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि विदेशी सामान महंगा हो जाता है और हमारा सामान सस्ता हो जाता है। हमारा सस्ता हो जाता है तो इसीलिए विदेशी हमारा सामान खरीदते हैं, उनका महंगा हो जाता है इसलिए हम उनका सामान लेते नहीं है, तो हम इम्पोर्ट करते नहीं है, और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। यह इनका रीजन है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द पोर्टर डायमंड मॉडल इज यूज टू एनालाइज नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, या फिर टैरिफ बैरियर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। देखो, पोर्टल का डायमंड मॉडल ये बोलता था, कोई भी देश, कोई भी देश की कोई भी एक कंपनी वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे आगे क्यों है,
ऐसा क्या है उनके पास जो वो सबसे आगे है? नहीं समझ में आया। जर्मनी की कार BMW, उनकी जैसी कार कहीं नहीं मिलेगी। जर्मनी ही एक ऐसा है जो कार के मामले में नंबर वन है। तो ऐसा क्या है कि वो पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर वन वही है? ये एनालिसिस करता है पोर्टर डायमंड मॉडल, जिसके अंदर 4 फैक्टर आते हैं। कहते हैं ना, स्टूडेंट पूरी क्लास को देखते हुए कहते हैं ये एक बच्चा ही सबसे इंटेलिजेंट क्यों है, क्या रीजन है, यही फर्स्ट आता है। तो वही चीज है। इसके अंदर बेटा 4 फैक्टर देखे जाते हैं। पहला फैक्टर कंडीशन, क्या पता उसके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हो, लेबर कैपिटल रिसोर्सेज अच्छे हो, इसी वजह से वो लोग सबसे आगे हैं। दूसरा होता है आपका डिमांड, क्या पता कारों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उनके घरेलू मार्केट में, वही डोमेस्टिक मार्केट में बहुत डिमांड है, इसीलिए ये लोग ज्यादा आगे हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। देखो अकेले कोई कंपनी ग्रो नहीं करती, उनके पार्टनर्स उनके सप्लायर्स इतना सपोर्ट करते हैं उनको, इस वजह से वो आगे है। चौथा होता है राइवलरी फर्म कंपटीशन। भाई जब तक पोर्टर ये बोलते हैं जब तक खुद का लोकल कंपटीशन कड़क नहीं होता तब तक कोई भी कंपनी स्ट्रांग नहीं बनती। तो यानी उनका जो मार्केट है उसमें कंपटीशन बहुत ही कड़क है, बहुत ही स्ट्रांग है, इसी वजह से वो जो जर्मनी की जो कार बनाते हैं वो सबसे आगे है। ये 4 चीजों को एनालिसिस किया जाता है पोर्टर डायमंड मॉडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? टी प्लांटेशन, टेलीकॉम, लॉटरी बिजनेस, बैंकिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में अलाउड नहीं है? बाहर से जो लोग आते हैं पैसा लगाते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं पैसा लगाते हैं हमारी कंट्री में, बट किस चीज में अलाउड नहीं है? तो लॉटरी बिजनेस में अलाउड नहीं है, किसी भी चीज के सट्टेबाजी में अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग स्मगलिंग लॉटरी ये सब जो इलीगल काम है उसमें अलाउड नहीं किया जाता है एफडीआई को, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडीआई कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है ये पढ़ के जाइएगा। एफडीआई के रूट पढ़ के जाइएगा, ऑटोमेटिक रूट कौन सा होता है, गवर्नमेंट रूट कौन सा होता है, किसमें 49% है, किसमें 74% अलाउड है, किसमें 100% अलाउड है और किसमें अलाउड नहीं है। तो लॉटरी बिजनेस है, चिट फंड्स है, आपकी गैम्बलिंग है, इन सब में एफडीआई प्रोहिबिटेड नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो याद रखिएगा एफडीआई जो है वो आपकी लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनीज, टीडीआरस, एटॉमिक एनर्जीज और आपकी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, याद कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। टोबैको सीक्रेट्स वगैरह, तो यहाँ पे रियल एस्टेट है, यहाँ पे अलाउड नहीं होती है, क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, FW टेलर या फिर हैकर ऑल। इनकी थ्योरी बताइए किसने दी थी ये थ्योरी, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए राइट आंसर इज एडम स्मिथ। देखो सबसे पहले मार्केटिलिज्म थ्योरी आई थी जिसमें ये बोला था कि वही देश सबसे ज्यादा अमीर होगा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, सबसे ज्यादा बेचेगा। लेकिन हमारे एडम स्मिथ जी थे, वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, दोनों देश बराबर में फायदा उठा सकते हैं। अब कैसे फायदा उठा सकते हैं? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज से। उन्होंने बोला अगर कोई दो देश है, सपोज करिए ए और इंडिया और चाइना है, अगर इंडिया, सपोज करिए अगर इंडिया जो है वो कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, इंडिया का मुझे कुछ समझ याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर टाइप पे, सपोज करिए चाइना है, चाइना खिलौने ज्यादा बनाता है, ठीक है, तो चाइना अगर खिलौने ज्यादा बना रहा है, ये चीजें ज्यादा बनाता है, इंडिया के मुकाबले सस्ता बनाता है,
सस्ता बनाता है नंबर वन, और ज्यादा क्वांटिटी में बनाता है, तो फिर चाइना को खिलौने बनाने चाहिए, इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का सिंपल सा हिसाब ये है कि उस देश को जिसके पास सस्ते लेबर है, सस्ते रिसोर्सेस है, सस्ते में वो चीजें बनानी चाहिए जिसमें वो सबसे बेस्ट बना सके दूसरी कंट्री से, सस्ते में और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसको वही बनाना चाहिए। और बाकी वो जो नहीं बना सकता तो वो आप जाके दूसरी कंट्री से खरीद सकते हो, इम्पोर्ट कर लो, है ना। तो चाइना को खिलौने ही बनाने चाहिए क्योंकि उनको सब वो सस्ता बनाता है दूसरे देशों के मुकाबले, और ज्यादा क्वांटिटी में बनाता है। तो उस जो भी देश जिसमें स्पेशलाइज है ना भाई, जो भी देश दूसरे से बेहतर जो चीज बना रहा है उसको वो बनाना चाहिए, बस ये बात बोली गई है। सपोज करिए आपके घर में आप होते हैं, आपकी मम्मी होती हैं, मैं और मेरी मम्मी है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मम्मी पनीर अच्छा बनाती है, मैं छोले अच्छा बनाती हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर। तो भाई अगर मुझे छोले में सबसे अच्छे बना रही हूँ, कम तेल में, कम खर्चा करके छोले में सबसे अच्छे बना रही हूँ, तो मुझे छोले ही बना के बेचने चाहिए, ठीक है। और मम्मी को पनीर ही बनाना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग वो सोचे कि आप पनीर बना लो, नहीं, जो जिसमें अच्छा है वो उसमें वो चीज बनाएंगे। तो वो चीज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। नेक्स्ट है इनविजिबल एक्सपोर्ट, रिफर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अनरिकॉर्डेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स, गुड्स थ्रू स्मगलिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज सर्विसेज। देखो, इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब वो चीजें एक्सपोर्ट करो जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो चीजें होती है सर्विसेज। सर्विसेज कैसे होती है, सपोज करिए हमारा कोई इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो यहाँ इंडिया में बैठ के अमेरिका की कंपनी के लिए कोडिंग कर रहा हो, वही सर्विस ही तो दे रहा है ना अपनी। यहाँ का डॉक्टर वहां कंसल्टेशन दे रहा है वीडियो कॉल के थ्रू, या है ना, टेलीफोन के थ्रू वहां के पेशेंट को, तो ये सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां के टूरिस्ट हमारे ताजमहल देखने आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस, यही तो सर्विस होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट इज नोन एज लीजिंग, एक्सपोर्ट, काउंटर ट्रेड, या फिर एंट्रेपोर्ट ट्रेड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। देखो, वन बाय वन समझ लेते। देखो, लीजिंग का मतलब तो उधार पे देना, वो छोड़ दो। एक्सपोर्ट का मतलब बेचना। काउंटर ट्रेड क्या होता है, देखो काउंटर ट्रेड का मतलब होता है सामान के बदले सामान देना। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में बहुत किया होगा, ये मैंने तो किया है बहुत, कि मैं वो गेहूं दिया करती थी और बदले में जो है, अगर मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी, नानी दादी के यहाँ, तो मैं गेहूं देती थी और गेहूं के बदले वो मुझे आइसक्रीम दिया करते थे, वो ऑरेंज वाली। आप लोगों ने भी खाई होगी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, जो पहले चलता था, उसे ही बोलते हैं काउंटर ट्रेड। सामान के बदले कैश नहीं देना है, सामान के बदले सामान देना है। कांच की बोतल दो तो आइसक्रीम मिलेगी, कांच की बोतल दो गोले खाने को मिलेंगे। गेहूं ला के दे दो, तो हम लोग तो गेहूं ही ला के देते थे क्योंकि हमारे नाना नानी सब फार्मर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो हमारे तो गेहूं ज्यादा वहां रहते थे नानी के यहाँ, तो हम तो गेहूं देते थे एक कटोरी और उसके बदले वो आइसक्रीम देता था। दैट इज कॉल्ड काउंटर ट्रेड। ऐसे ही कंट्रीज करती हैं।
ईरान ने बोला कि आप हमसे कच्चा तेल ले लो, बदले में आप हमें गेहूं दे दो, बात बराबर। ठीक है। अब ये आंसर था एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट का मतलब बोला गया है कि आपने कोई सामान खरीदा किसी देश से। सपोज करिए मैंने कोई पर्टिकुलर मैंने तेल खरीदा ईरान से, हमारी इंडिया ने ईरान से या दुबई से तेल खरीदा। अब वो तेल अपने लिए नहीं खरीदा है, अपनी कंट्री के लिए नहीं खरीदा है, उसको दोबारा किसी तीसरी कंट्री को बेचने के लिए खरीदा जाए, उसे बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा। सपोज करिए हमने ऑयल लिया, इंडिया ने दुबई से ऑयल ले लिया कच्चा तेल। अब उसको इसमें यहाँ से थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे मैम? रिफाइन कर देंगे। रिफाइन कर देंगे उसको, और उसको पेट्रोल में बदल देंगे। अब वो पेट्रोल जो है वो अब जाके सपोज करिए इटली में या और अमेरिका में जाके उसको बेच देंगे उसी को। तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। देखो हमने कंज्यूम नहीं करा, हमने उस तेल की एक बूंद भी नहीं ली हमारे इंडिया में। तो बस हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको चेंज किया उसके प्रोसेस को, और चेंज करके वो पूरा का पूरा हमने तीसरी कंट्री को बेच दिया। उसे बोलते हैं एंट्रेपोर्ट ट्रेड। ठीक है। जैसे आप लोग गिफ्ट में क्या करते हो ना, गिफ्ट के साथ आपको किसी ने आपकी शादी में वेडिंग गिफ्ट का दिया, तो उसका रैपर चेंज कर देंगे, कवर चेंज कर देंगे, नया रैपर लगा के फिर तीसरे को चिपका देंगे। वो चीज है यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम? वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट या फिर आईएमएफ? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूटीओ। देखो भाई, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम से मतलब नहीं रखता? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि पैसे उधार पे देना कंट्रीज को, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, किसी कंट्रीज को पैसों की जरूरत है तो वहां प्रोवाइड करना, लोन देना, वो काम। तो वो काम डब्ल्यूटीओ नहीं करता। डब्ल्यूटीओ तो सिर्फ ये देखता है कि दो देशों के बीच में व्यापार अच्छी तरीके से हो जाए, टैक्स कम, फालतू का कोई टैक्स ना लगा हो, स्मूथली लोग आराम से एक दूसरे देशों में आकर बिजनेस कर सके। लेकिन वर्ल्ड बैंक, बीआईएस, आईएमएफ, इनका काम होता है लोन देना, पैसे प्रोवाइड करना। डब्ल्यूटीओ का काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूटीओ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। इसके लिए सिर्फ 30 सेकेंड मिलेंगे। छोटा क्वेश्चन है, तो बस लगा दीजिए। माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। वो वाले लोग जो आपके कंपनी के सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं। तो आपकी कंपनी के सबसे ज्यादा क्लोज जो डे टू डे जिनके साथ आप डील करते हैं, डे टू डे मतलब ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो डे टू डे, जैसे सप्लायर, कस्टमर्स, इनके साथ डेली का काम है आपका, है ना, बिजनेस का, कंपनी का, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। According to the FDI policy of India, in which of the following area 100% of FDI is not allowed in equity by automated mode in India? आपके ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके लिए आपके पास पूरे 1 मिनट है।
एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर 100% एफडीआई अलाउड नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक मोड से? चलिए, इसका राइट आंसर है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। अब इसको समझा देते हैं। देखो कंट्री में एफडीआई के दो तरीके होते हैं आने के, एक होता है ऑटोमेटिक, ए फॉर ऑटोमेटिक, एक होता है गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक में जब आप अपना पैसा किसी भी इंडिया में आकर, किसी भी कोई भी कंट्री लगा लो, सपोज करिए इंडिया में आकर किसी भी सेक्टर पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट वो रूट होता है जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हमारे सरकार की परमिशन लेनी जरूरी है। आ गया। इसे बोला 100% किसमें अलाउड नहीं है। तो जो ये प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज होती है, जो हमारी कंट्री की सुरक्षा एजेंसीज होती है ना, इनके अंदर आप 100% एफडीआई आपकी अलाउड नहीं है, सिर्फ 49% है। कितनी है? सिर्फ 49% है। पूरी 100% आप अलाउड नहीं है आपको यहाँ पर आके इन्वेस्ट करने का, सिर्फ आप 49% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। किसमें? प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज। क्योंकि ये जो है हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, इसी वजह से इसमें जो है अलाउड नहीं किया जाता। ठीक है। और उसके बाद भी ऑटोमेटिक रिमोट से बोला गया, ऑटोमेटिक में तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो आपको सरकार की परमिशन चाहिए ही चाहिए होगी। अगर आप चाहते हो कि अगर आप अलाउड 100% आपके लिए करा जाए, तो फिर ऑटोमेटिक तो होगा ही नहीं, फिर वो तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी established by 8 SAARC member state situated? आपके ऑप्शन इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका या फिर नई दिल्ली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है। नई दिल्ली इसका जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है पूछा गया था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया, नई दिल्ली में। वैसे सार्क बताओ कहाँ पर स्टैब्लिश है? ढाका। जो SAARC है वो तो ढाका में है, बट यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया, इसलिए मुझे पता था आप लोग ढाका ही लगाओगे शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विद विच इंडिया डज नॉट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? साउथ कोरियन, जापान, ब्राजील या थाईलैंड, बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ब्राजील। ब्राजील के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया वो होता है। दो देश जो आपस में बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से सब सामान लेना देना करते हैं, तो कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लेते, उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ब्राजील के साथ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट है, ईच मेंबर ऑफ आईएमएफ इज असाइंड अ कोटा एक्सप्रेस्ड इन डॉलर, मेंबर्स कंट्री करेंसी, स्पेशल ड्राइंग राइट या फिर पाउंड। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ईच मेंबर ऑफ आईएमएफ इज असाइंड अ कोटा एक्सप्रेस्ड इन। चलिए इसका राइट आंसर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसके या पांच हैं करेंसीज, वो लोग लर्न कर लीजिएगा सीक्वेंसिंग में, है ना। डॉलर, यूरो, येन, आपका पाउंड्स, इसको याद रखना है, यही एसटीआर है। देखो यहाँ पर क्या होता है, आईएमएफ का कोटा क्या होता है। आईएमएफ एक बॉक्स है, आईएमएफ एक बॉक्स है, तो उसपे कोटा होता है। कोटा का मतलब हर कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, कुछ ना कुछ पैसे देगी, जैसे चंदा मांगने आते हैं ना आपके पास, वही चीज है। तो हर कंट्री कुछ ना कुछ चंदा देगी, इंडिया वाले गांधी जी देंगे पाउंड्स, जो बाहर के पाउंड्स देंगे, है ना, आपके यूरोप वाले, जापान वाले आपको येन देंगे, सारी तरीके की करेंसी कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो जमा करना पड़ता है इसमें, अपनी हिस्सेदारी। अब इसी हिस्सेदारी से आपका वोटिंग पावर डिसाइड होता है। इसी हिस्सेदारी से ये पता रहता है कि कल को आपकी कंट्री पे संकट आ गया आर्थिक, तो आप कितना पैसा उधार ले सकते हो। और इसी कोटा से, इसी जो आपने चंदे दिए हैं, इसी से ही पता लगेगा कि आपके पास एसटीआर कितने हक में ले सकते हो। तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही एसटीआर आपको मिलता है, उतना ही प्रमोशन में बेटा। देखो अब एसडीआर क्या होता है, ये कोई पैसा नहीं होता एसडीआर। एसडीआर क्या होता है, सपोज कर एक टोकन होता है, एक करेंसी होती है, मतलब एक टोकन, एक कागज समझो, एक टोकन। सपोज करिए पांच दोस्त हैं, पांच मेंबर, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये एक टोकन डिसाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो अलग अलग करेंसीज होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, यूरो, स्टेरलिंग, पाउंड, ये तो कंफ्यूजन है। तो इन लोगों ने एक नाम रख दिया एसटीआर। तो कहने लगे कि भाई ये पांच हम लोग मिलकर एक एसटीआर बनाते हैं, अगर पांचों में से किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ी तो वो ये कागज दिखाकर वो पैसे ले सकता है। तो वो क्या, पैसे भी कोटा के हिसाब से जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होगा ना बेटा उस टाइम पे जिस कंट्री ने, तो वो जाएगी और जाके आईएमएफ से बोलेगी कि हमें दुबई से तेल लेना है, सॉरी हमें जो है वो चाइना से, जापान से हमें कुछ लेना है, सामान लेना है, पर हमारे पास जो है, इंडिया बोलेगी जापान से हमें क्या है, हमें चाइना से, सॉरी, तो अरे कुछ भी ले लो, डॉलर ले लो, ठीक है, अमेरिका, सपोज करिए इंडिया बोलेगी अमेरिका के पास जाएगी और कहेगी अमेरिका से ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट मशीन मंगानी है पर हमारे पास डॉलर नहीं है। तो वो किसके पास जाएगी, इंडिया आईएमएफ के पास जाएगी और आईएमएफ से बोलेगी कि प्लीज आप हमें डॉलर उधार पे दे दो, आप हमें डॉलर उधार पे दे दीजिए। तो वो फिर आपको एसटीआर जो वो आपको दिया जाएगा, वो आप एसटीआर दिखाओगे उन्हें। तो वो एसटीआर जब आप उसे दिखाओगे, वो टोकन दिखाओगे आप अमेरिका में जाके, तो वो बदले में आपको डॉलर दे देंगे जितना भी आपको जरूरत होगी आपके कोटे के हिसाब से, ठीक है। तो वो होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, उसको दिखाया, पैसा लिया उधार पे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज वॉलेंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट या फिर नन ऑफ दीज अबव। राइट आंसर लगाइए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कौन सा ऐसा आईपीआर है जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वॉलेंट्री है, मतलब आपकी मर्जी, करवाइए मत करवाइए।
चलिए, इसका राइट आंसर है कॉपीराइट। देखो इसमें ये बोला गया है कॉपीराइट यानी कोई भी ऐसी चीज जो क्रिएटिव हो, फिर बोल रही हूँ कोई भी ऐसी चीज जो क्रिएटिव हो, उस पर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे गाने, है ना, जैसे गाने हो गए, तो आपने कोई गाना बनाया, तो वो गाना ऑटोमेटिकली जो है, आप अगर कोई और कॉपी करता है तो कॉपीराइट आ जाएगा, है ना, यही तो होता है। अगर आप किसी का काम कॉपी करते हो तो कॉपीराइट आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, सपोज करिए आपने कोई दवाई बनाई है, आपने कोई अपने घर के अंदर आपने कोई एक मशीन बनाई और आपके पड़ोसी ने उसको कॉपी कर लिया, फिर आप रोते रहिए कि अरे मैमी तो कॉपी कर लिया उन्होंने मेरा, तो वो कॉपी कर लेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको जाके करवाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे ना, नहीं करोगे, तो समझ लीजिए आपका जो आपने बनाया था वो गया। ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज होती है कॉपीराइट, जो क्रिएटिव वर्क जो होता है ना, लिटरेचर हो गया, पेंटिंग हो गई, आपने कुछ गाने हो गए, पिक्चर हो गई, ये सारी चीजें, इस पे तो ऑटोमेटिकली जो है अगर कोई कॉपी करेगा तो कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन बाकी जो चीज है ना बेटा, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इसको बहुत जरूरी है कि आप जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि अगर वो किसी ने चुरा लिया तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आ गया समझ में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और सेशन अगर वाकई अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। तो अगर आप पार्ट 2 चाहिए तो मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी यूनिट 1 का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।